लाइव आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते भाई, नमस्ते। केशव, अंकित। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत। बताओ, पिछले चैप्टर तक जो न्यूमेरिकल कराए हैं, जितने पार्टों के या जितने टाइप बताए हैं, वो सभी को समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताएं सभी जने। बहुत बढ़िया। बस कुछ देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये मानो एक या दो क्लास के अंदर, आज और कल, मतलब एक दो क्लास और होंगी, और फिर हमारा ये पूरे तरीके से जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हमने जैसे अपनी बात हुई थी भाई, सिलेबस पूरा कंप्लीट, और साथ में न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट के न्यूमेरिकल भी बता दिए। पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो और कोई आपको कोई समस्या है तो बताइए मुझे। अब बस बाकी काम आपका है, बस बाकी काम आपका बचा है। देखो अब, देखो एक मेरी बात सुनो, मेरी बात और सुन लो ध्यान से, मेरी बात और सुने ध्यान से, मेरी बात सुने ध्यान से सभी जने। फिजिक्स सेकंड के जो बच्चे अपने ऑनलाइन है, केवल उन्हीं के लिए मैंने बात जो बोली थी कि फिजिक्स सेकंड के दो चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत धारा और किरण प्रकाश की। इन दो चैप्टर की भी अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, जैसे मैंने पीछे लाइव क्लासेस लगाई थी। और उसके अलावा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो मैंने अभी आपको इन चार चैप्टरों के बीच में नहीं करवाया, चैप्टर नंबर पहला है। वैसे किसी को चैप्टर नंबर पहले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको चैप्टर नंबर पहला भी चाहिए है कि भाई उसके पास 15 वीडियो रिकॉर्डेड है, उसकी भी 15 वीडियो रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है अपने पास। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे को क्या है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा, मैं उसको वो आईडी नंबर भेज दूंगा, यहाँ पर वो उस क्लास को ज्वाइन कर लेगा। जैसे आपने ये क्लास ज्वाइन करी है, वैसे ही क्या है कि मैं उसको नंबर भेज दूंगा, वो उस नंबर को डालकर एक और क्लास ज्वाइन कर सकता है जिसमें वो सारी वीडियो आ जाएंगी। समझ में आई क्या मेरे पास? व्हाट्सएप पे मेरे को 6:30 बजे के बाद में क्लास में मैसेज कर देगा उन सभी को। वैसे मैं सभी को ही भेज दूंगा, जो ज्वाइन होएगा वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आप ये मानो अपनी जो क्लास है वो लगभग 10 तारीख से स्टार्ट कर दी थी, 10-11 तारीख से, और लगभग आप ये मान के चले आज 16-17 तारीख हो चुकी है। तो एक महीने से भी ज्यादा क्लास हो चुकी है, कंटिन्यू कंटिन्यू क्लास चल रही है। बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डेड हो चुकी है, 45 से लगभग 40-45 वीडियो अपनी बन चुकी हैं, दो एक वीडियो और बन जाएंगी। और आपके पास अब कंटेंट पूरा है। अब आपकी तैयारी बचती है। आपको देखो, मैंने एक तरीके से पूरा 24 तारीख से पहले पहले 24 मार्च को परीक्षा है, और अभी फरवरी की भी 24 नहीं हुई है, ठीक है। और अगर कभी भी देखो आगे, अगर कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि एक रिवीजन का, तो मार्च के अंदर क्या है कि मैं 1-2-3 घंटे की कंटिन्यू क्लास कर दूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। पर अभी नहीं, अभी एक बार आपके पास क्या सिलेबस का टाइम है पूरा, पहले खुद पढ़ो अच्छे से।
फिर मार्च के दिन एक दिन मैं खुद क्लास लगा दूंगा, अपने आप बता दूंगा, तुम्हारे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कॉन्टेक्ट में आप वैसे भी रहेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू मैं सभी को मैसेज डाल दूंगा, ऐप आपके पास कंटिन्यू रनिंग पे रहेगा, तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। उस दिन आपको 2-2.5 घंटे क्लास, जिस दिन छुट्टी वाला स्कूल का टाइम की छुट्टी होगी, संडे भी कोई, तो आपको क्लास वो मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अब, क्योंकि पूरी थ्योरी करवा दी है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आपको क्या है वो अपने उसमें समाधान कर देंगे। देखो, फर्स्ट का तो रिवीजन मरवाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का रिवीजन मरवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेन अपनी रिजल्ट की बात है, फर्स्ट के रिवीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट के रिकॉर्डेड सभी वीडियो आपके पास है। मेन फिजिक्स सेकंड का है, तो वो 2-2.5 घंटे की क्लास जो होगी उसमें फिजिक्स सेकंड का पूरा रिवाइज करवा दूंगा, जैसे मेन 2 ही चैप्टर है, एक तो किरण प्रकाश की है और एक इलेक्ट्रॉन की है, अर्धचालक वाला है, वो दोनों चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा रे ऑप्टिक्स के। लेकिन वो कब? अगले महीने के अंदर, जब अपना पूरा क्या है, जब आप खुद पढ़ लेंगे। अब आपका काम बचा सारा, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया, जैसा मैंने आपको बोला था कि पूरी फर्स्ट करवा दूंगा, न्यूमेरिकल करवा दूंगा, और वह बोल रहा हूं मैं, और सेकंड के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, मैं कह रहा हूं तो करवाऊंगा 100%, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप खुद पढ़े पहले। ठीक है बेटा? रिकॉर्डेड आपके पास वीडियो रहेंगी, आपको निश्चिंत रहना है जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती। बाकी देखो, मैंने अपनी तरफ से जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पूरा फर्स्ट का कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो मैंने तरफ से आपको पूरी ईमानदारी से करवाया है। ठीक है? और अगर फिर भी कोई सेकंड का, फर्स्ट का तो देखो आपके पास कंटेंट आ जाएगा, सेकंड में अगर फिर भी आपका कोई है, तो मैंने आपको बोल दिया किरण प्रकाश की और इलेक्ट्रॉन की, इन दोनों के मैं रिवीजन करवा दूंगा, कोई चिंता नहीं करने की बात है। और मेरे पास वो मैसेज कर देंगे मैसेज मैं सभी को भेज दूंगा वो लिंक, सभी मेरे पास, जैसे आपने ये क्लास ज्वाइन करी थी ना, वैसे मेरे को वो क्लास के लिए वो भेज देंगे, मैं मतलब सभी को लिंक भेज दूंगा वो, ठीक है? और वो मेरे को आईडी नंबर डाल के, आप इसी ऐप पर एक और क्लास ज्वाइन करेंगे, उसमें सारी वीडियो आ जाएंगी आपके पास। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास आज की। कितने फॉर्मूले हो गए थे ये बताना, वो जो मतलब चुंबकत्व वाले, जो आवेश चुंबकत्व वाले थे, उसके लिए कितने फॉर्मूले हो गए थे, नंबर बताना, मैं उसका अगला नंबर लगाऊं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कितने फॉर्मूले करवा दिए हैं? 7। 7 हो गए ना? 8वां। 7 हो गए क्या पलक? अच्छा 7 नंबर है, 6 करवाए हैं, 7 नंबर है, 6 करवाए, ओके। 7 नंबर है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 नंबर लगाओ, फॉर्मूला नंबर 7। परिनालिका के लिए, परिनालिका यानी सोलेनोइड, परिनालिका यानी सोलेनोइड के लिए सोलेनोइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है बी बराबर क्या होता है? एक तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, बी बराबर होता है म्यू जीरो एन आई। बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो एन आई। एन क्या होता है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या।
और n बराबर आपको पता है क्या होती है, n बटे l। n बराबर क्या होती है, n बटे l। n क्या होती है, कुल फेरों की संख्या, मतलब परिनालिका में कुल फेरों की कितनी संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी है। और ये क्या है, परिनालिका की लंबाई। ये क्या है, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, या b बराबर म्यू जीरो n बटे l आई। इसको लिखे, फिर इस पे एक सवाल करवाता हूं। इसको लिखे पहले आप, इस पे फिर सवाल करवाता हूं मैं आपको। उतार लिया सभी ने, उतार लिया करो तो मैसेज कर दिया करो। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका सवाल बताता हूं मैं आपको। देखो, सवाल आपका किताब का है, ये प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर है और इसमें 5 परतें हैं। ठीक है, 5 परतें हैं, जिसमें से प्रत्येक में 4 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 108 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। सीधी सी बात है, 5 परतें हैं। ठीक है, और एक परत में कितने हैं, प्रत्येक में 400 फेरे हैं। ठीक है, तो कुल फेरे कितने होंगे बताओ। एक परत में फेरे कितने हैं, एक परत में कितने फेरे हैं, एक परत में फेरे जो है वो है 400। तो 5 परतों में फेरे कितने हो गए, कुल फेरे, 5 परतों में फेरे, तो 5 परतों में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 400 यानी 2000 फेरे। यानी नंबर ऑफ टन्स टोटल कितने आ गए, एन का मान कितना आ गया, 2000 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 2000। उसके बाद कहता है कि करंट जो बह रही है इसमें, करंट जो बह रही है वो 8 एम्पियर की है। आई का मान कितना है, 8 एम्पियर। आई का मान कितना है, 8 एम्पियर है। और ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 80 बटे 100 मीटर में आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर। 8 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर। उसके बाद एल हमारे को दे दिया, अब हमारे को क्या निकालना है, बी। बी बराबर होता है म्यू जीरो एन बटे एल गुणा आई। अभी बताया लंबाई दी हुई है, तो म्यू जीरो का मान आपको पता है 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7। एन का मान कितना है, एन का मान 2000 है। आई का मान कितना है, आई का मान है 8, और बट्टे में एल का मान क्या है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 1। सोल्व कर लोगे, क्या निकाला है बी, तो इसका आंसर किसमें आएगा, टेस्ला में आएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, ऐसे भी को। अरे मैं सारी किताब के करवा रहा हूँ, तो पलक कह रही है कि सर जो आप ट्यूशन करवा रहे हैं वही करने हैं क्या।
तो किताब के करवा रहा हूँ क्वेश्चन, में कोई अलग से नहीं करवा रहा, बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, सारे पर्सन लिखवा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। ऊपर नीचे आ जाएगा तो उससे क्या वैल्यू है, वैल्यू चेंज करेगा तो यही है, फॉर्मूले यही है। अपने फॉर्मूले सारे पढ़ लेना, फिर अपने टेंशन नहीं है। बोले वैल्यू चेंज कर सकता है बस, और क्या करेगा वो। ठीक है बेटा। चलो बताओ, ये समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। अगला लिखो फॉर्मूला नंबर 8। इसको इंपॉर्टेंट दे देना भैया। फॉर्मूला नंबर 8 जो है इसको इंपॉर्टेंट दोगे। आपको पता है, बस इतना याद रखना, आवेश को वर्ताकार पथ पर गति के लिए, आवेश को वर्ताकार पथ पर के लिए, मैंने साइक्लोट्रॉन में बताया था आपको कि साइक्लोट्रॉन में आवेश को गति के लिए जो वर्ताकार पथ पर जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त होता है, चुंबक से, QVB से। बताया था QVB बराबर mv²/r। तो मैं वही लिख रहा हूं, आवेश को वर्ताकार पथ पर गति के लिए अभिकेंद्रीय बल यानी कौन सा, mv²/r, ये होता है अभिकेंद्रीय बल। वर्ताकार पथ पर आवेश को अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल यानी कौन सा, QVB से प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, QVB बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, QVB बराबर होता है mv²/r। बस आपको ये ध्यान में रखना है, QVB बराबर क्या होता है, mv²। QVB बराबर क्या होता है, mv²/r। m क्या होता है, आवेश का द्रव्यमान। m क्या होता है, आवेश का द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, जो भी आवेश होगा। v क्या है, आवेश का वेग। v क्या होगा, आवेश का वेग। b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है, लिख देता हूं। q तो आवेश है ये, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और r क्या है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या, जिस पथ पर वो गति कर रहा है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और मैंने इंपॉर्टेंट भी करा। QVB बराबर क्या होता है, mv²/r। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या, QVB बराबर mv²/r के क्या होता है, बराबर। अब इसका सवाल बताता हूं मैं आपको। चलो ओके, अपनी किताब का आप क्वेश्चन नंबर 11, किताब का क्वेश्चन नंबर 11 खोल लीजिए। अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 11। देखो सवाल क्या कह रहा, पढ़ रहा हूं मैं। सवाल कहता है, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, B का मान दिया हुआ है 6.5 गॉस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला।
क्योंकि आपको मैंने बताया था एक गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के। एक गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के। इसे चुंबकीय क्षेत्र के एक इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत रखा गया। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के लिए है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए ये सवाल, इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब द्रव्यमान हमें इलेक्ट्रॉन का लेना है। और वेग दे रखा है कितना, 4.8 गुणा 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। कहता है व्याख्या कीजिए इस इलेक्ट्रॉन का वर्ताकार पथ है। ये तो आपको पता है, चुंबकीय बल प्राप्त होता है इसलिए ये होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। त्रिज्या पूछी है, आर का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, आर का मान। फॉर्मूला लिख देना, क्यू वी बी बराबर क्या होता है, एम बी स्क्वेयर बटे आर। इसका मान पूछा है, आर का मान। देखो v से v कट जाएगा, आर का मान निकालना है। आर बराबर हो जाएगा एम वी बटे क्यू वी। आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बटे क्यू वी। यहाँ पर m किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। m फॉर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m फॉर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 केजी। m का मान कितना हो जाएगा, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 केजी। b दिया हुआ है आपको, ये मान बता रहा हूँ सारे। b का मान कितना है, 4.8 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। q यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। b कितना है, ये आपको दिया हुआ है 6.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। रख देना मीटर में, इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि त्रिज्या है, एमकेएस से हम सवाल कर रहे हैं, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या सभी को। बताओ समझ में आ गया क्या। अब बताओ इस टाइप के सवाल कर दोगे क्या, इस टाइप के सवाल कर दोगे क्या। उदाहरण हो रहा है, बताइए। देखो
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल निकालो भैया, एग्जाम्पल नंबर 4.3, एग्जाम्पल नंबर 4.3, एग्जाम्पल नंबर 4.3, पहले बताओ निकाल लिया क्या सभी ने? बताओ। चलो अब देखो ये सवाल। ओके ओके लूना जी, कोई बात नहीं। चार पॉइंट तीन कहता है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के नंबर बी का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। बी का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन पथ की त्रिज्या क्या है, आर पूछा है इसने, इसकी आवृत्ति क्या होगी? एक तो आर पूछा है और एक पूछा है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब आपको पता है क्या होता है, एफ। इसलिए मैंने सवाल लिया क्योंकि उसमें कई चीजें पूछी हुई है। एफ पूछा है और इसकी ऊर्जा पूछी है। इसकी क्या पूछी है? गतिज ऊर्जा। किसमें? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गतिज ऊर्जा किसमें पूछी है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तीन चीज पूछी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है क्यू वी बी किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वेयर बटे आर के, ठीक है। तो बी से भी कट जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा? एम वी बटे क्यू बी। एम का मान इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए एम कितना है? 9.1 × 10⁻³ बी का मान कितना है? 3 × 10⁻⁷। क्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और बी कितना है? ये रहा 6 × 10⁻⁴। यहां से क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट निकल जाएगा, आर आ गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? आवर्ती पूछी। क्या पूछी है? आवर्ती। दूसरा पॉइंट एफ का मान पूछा है। इसका मान पूछा है, एफ का मान। आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। ध्यान से समझना भाई, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। समझ लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बराबर 2π/t। और आपको ये भी पता है 1/t किसके बराबर होता है? एफ के। ये बताया हुआ है मैंने आपको। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2πf हो जाएगा। मतलब इसका मान पूछा है। अब आप कहेंगे सर इसका मान तो पूछा है लेकिन आप ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा कैसे निकालोगे? वो भी निकाल देंगे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा बट्टे में 2π। अब आप कहेंगे सर आप ओमेगा कैसे निकालोगे? ये भी तो चक्कर है, ओमेगा कैसे निकालोगे? मैंने कहा वो भी बता दूं। v बराबर क्या होता है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? v बराबर आर ओमेगा। तो बताओ ओमेगा किससे निकलेगा? v बट्टे आर से। ओमेगा किससे निकलेगा? v बट्टे आर से निकलेगा। ओमेगा किससे निकलेगा? v बट्टे आर से। v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर क्या है? ये रहा, ये निकाला आपने। तो आपको क्या सर ओमेगा, ओमेगा तो अपने को निकालना है। v का है? ये रहा v। आर का है? ये निकाला। यहां से क्या निकल गया? ओमेगा। ये ओमेगा का मान यहां रख दो, क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एफ आ गया। तीसरे नंबर पे क्या निकालनी है? ये 2 नंबर। तीसरे नंबर पे क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv की स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। एम का मान कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए? ये रहा। बी का मान कितना है? ये रहा। सवाल खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग लगा दो, क्या दिक्कत है? फिर किलो में बदलना है, 1000 का भाग लगा दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
चलो बहुत बढ़िया, चले आगे, आगे चले। और ये इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले खत्म होते हैं। मैंने आपको देखो 3 चैप्टर के कितने करा दिए, 3 के करा दिए, 2 के करा दिए, 2 के करा दिए शायद ना। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूणा क्या कर रहा है, 1.6 गुणा 10⁻19 का भाग लगा देना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। फिर किलो में बदलना है तो 1000 का भाग और लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट से न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। उसके बाद अब आपको बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। जितने आपने कर लिए ना, इतने तो कोई करके ही नहीं जाएगा। जितने आपने करे हैं ना न्यूमेरिकल, इतने तो कोई करके ही नहीं जाता। आपने तो फिर भी एग्जाम्पल तक तो पहुंच गए, लोग तो एक्सरसाइज के ही नहीं कर जाते, फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ के जाते हैं, तो भी कहते हैं न्यूमेरिकल कर देंगे। आपने तो खूब कर लिए। आप दूसरे स्कूलों में पूछ के देखो, इधर से आप, मेरे पास तो ट्यूशन पढ़ने आते हैं ऑफलाइन, मेरे को पता है सारी। बाकी आप खुद अपने संपर्क में पूछ के देखो, न्यूमेरिकल कितने के करवाए हैं उनको, न्यूमेरिकल तक पहुंचे नहीं, सिलेबस के लाले पड़े हैं। आपका फर्स्ट भी बढ़िया हो गया, सेकंड भी बढ़िया हो गया, न्यूमेरिकल आपके चल रहे हैं, आप बढ़िया जीत में हो, बढ़िया तैयारी में हो। आप पूछ के देखो, मेरे को तो पता है सारा, मेरे पास तो ट्यूशन पढ़ते हैं, मेरे पास तो सारे स्कूल की ट्यूशन आती है। मैं कह रहा हूँ कि आप पूछ के देखो, मेरे पास तो श्याम स्कूल के, मैं बता दूं, श्याम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एलबीएस स्कूल और जय हिंद का अपने पास कोई नहीं आता, आपको पढ़ाई रहा हूँ। ये सारे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, इन सभी का, सभी के बच्चे मेरे पास ट्यूशन, वो तक मुझे पता है। और मेडिकल तक पहुंचे नहीं, सिलेबस ही नहीं हुआ। आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर अगला लगा लो, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर लगा लो इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर लगा दो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। देखो, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर मैं पर्टिकुलर, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, फॉर्मूला नंबर 1 जिसको मैं बोल रहा हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। इसमें एक तो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, आपको बताया था मैंने। एक तो इसमें होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, आपको पता है। फॉर्मूला नहीं है कोई, ये नियम है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। जैसे ये पॉइंट होता है, इसमें मान लो I1 आ रही है, इसमें मान लो I2 आ रही है, और इससे क्या जा रही है, I3। तो मैंने आपको बताया था, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। आने वाली कौन सी, I1 और I2, जाने वाली कौन सी, I3। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, I3 के। ये हालांकि जब मैंने थ्योरी आपको लिखवाई थी तब दो है, लेकिन न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं इसलिए ध्यान रखना। दूसरा आपको नियम बताया था, एक तो ये वाला, दूसरा मैंने आपको बताया था केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताया था। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर क्या है कि एक बंद परिपथ में, यानी एक बंद परिपथ में, बंद परिपथ में कुल वोल्टता जो होती है, एक बंद परिपथ में कुल वोल्टता जो होती है, कुल वोल्टता जो है यानी सिग्मा बी, टोटल वोल्टेज किसके बराबर होती है, 0 के। अब आपको पता है कि जो भी हम बंद लूप का निर्माण करते हैं, जो भी बंद लूप लेते हैं, अगर हमारी दिशा में धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पॉजिटिव लेते हैं। अगर उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमारे लूप की डायरेक्शन के अपोजिट है तो उस प्रतिरोध पर विभवांतर माइनस लेते हैं। अगर हमारे रास्ते में सबसे पहले, ये बताया था मैंने आपको, सबसे पहले सेल का पॉजिटिव मिल जाए तो सेल का वोल्टेज पॉजिटिव ले लो, और अगर नेगेटिव मिल जाए तो सेल का वोल्टेज क्या ले लो, नेगेटिव। पहले बताओ, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? और ये चीज मैंने आपको जब बताया था किरचॉफ का नियम तो समझाया था और पूरा करके भी दिखाया था। जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको पता है ये बात। तो बताओ ये चीज समझ में आई? मैं सीधे सवाल पर आऊंगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो सवाल करवाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। आप सवाल एग्जाम्पल नंबर पे आ जाओ। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो जो बता रहा हूं बस वो। एग्जाम्पल नंबर 3.6, एग्जाम्पल नंबर 3.6। एग्जाम्पल नंबर 3.6। देखो इसको मैं एक बार, वैसे तो आपके पेपर में किताब में तो इसका मान दिया हुआ है, लेकिन मैं इसका मान बाद में रखूंगा। पहले मैं इसका एक बार आर लेके सवाल करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में एक बार आर लेके पूछा था। ठीक है, तो आपसे ये सवाल दिया हुआ है कि एक घन है और घन के प्रत्येक सिरे पर एक समान मान का प्रतिरोध है, और एक आपको इसमें क्या पूछा है, एक तो पूछेगा क्या है, देखो आपसे मैं कुछ बताता हूँ। एक तो आपसे क्या पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा इस पूरे नेटवर्क का, यानी पूरे जाल का क्या पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध। एक आपसे क्या पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध, यानी आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध। और दूसरा पूछेगा प्रवाहित धारा। दूसरा क्या पूछेगा, प्रवाहित धारा। यानी एक तो आपसे आर इक्विवेलेंट पूछ लिया, और एक आपसे क्या पूछेगा, प्रवाहित धारा, यानी किसका मान, आई का मान। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मन लगा के देखना है बस, कुछ नहीं है। देखो मान लो कि प्रवाहित धारा पूछी है, ठीक है, तो ये धारा जो है ये कितनी है, आई। सभी प्रतिरोधों का ये पूरा जो नेटवर्क है इसमें सभी प्रतिरोध कितने, आर मान के। अब ये धारा जब यहां से जाएगी तो देखो यहाँ पर ये 3 भागों में बटेगी, प्रतिरोध कितने, 3 है। ठीक है, तो ये आई जो है, ये जो आई है यहाँ पर जाएगी, ये आई 3 भागों में बटेगी। कितना, आई बटे 3। यहाँ पर भी कितना हो जाएगी, आई बटे 3। मेरे पेन को देखते रहना बस। और ये भी कितनी हो जाएगी, आई बटे 3। ये आई बटे 3 होगी। अब ये आई बटे 3 जब यहाँ पर जाएगी तो फिर ये 2 भागों में बट गई। फिर ये कितने भागों में बट गई, 2। तो ये कितनी हो जाएगी, आई बटे 3 का आधा, आई बटा 6। और ये भी कितना हो जाएगा, आई बटा, एक बार यहाँ छोड़ दो। उसके बाद ये आई बटा 3 आगे जाएगी तो यहाँ पर फिर ये 2 भागों में बढ़ जाएगी, आई बटा 6। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आई बटा 6। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये आई बटा 3 आगे जाएगी तो ये फिर किसमें, आई बटा 6। और ये किसमें हो जाएगी, आई बटा 6 में बट गई। अब देखो इधर से ये आई बटा 6 जा रही है और इधर से आई बटा 6 आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल रही है। दोनों मिलेंगे, आई बटा 6, आई बटा 6, ये वाली आई बटा 6 और ये मिलेगी तो ये बन जाएगी आई बटा 3। इधर से आई बटा 6 ऊपर आ रही है,
इधर से आई बटा 6 आ रही है तो ये बन जाएगी वापस आई बटा 3। इधर से देखो नीचे से ये कौन सी आ रही है आई बटा 6, इधर से आई बटा 6, ये क्या बन गई आई बटा 3। तो इधर से भी आई बटा 3 आई, इधर से भी आई बटा 3 आई और इधर से भी आई बटा 3 आई, तीनों मिल जाएंगे तो वापस क्या बन जाएगी आई बन जाएगी। ये आपका पहले तो बताओ ये चीज समझ में आई क्या? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या सभी को? देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि मेन यही है, फिर सवाल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, कर देंगे एक बार रिपीट, दोबारा देख लो, दोबारा देखना मन से एक बार। आई गई, यहां पर गई, कितने भाग है 1 2 3, आई बटा 3 आई बटा 3 आई बटा 3, आई बटा 3 यहाँ गई, फिर दो भाग मिले आई बटा 6 आई बटा 6, आई बटा 3 ये गई, दो भाग आए आई बटा 6 आई बटा 6, आई बटा 3 आगे गई, दो भाग आई बटा 6 आई बटा 6, फिर ये आई बटा 6 इधर से आ रहा है, इधर से आई बटा 6 आ रहा है, मिला तो आई बटा 3, इधर से आई बटा 6 आ रहा है, इधर से आई बटा 6 आ रहा है, तो फिर जुड़े आई बटा 3, इधर से आई बटा 6 आया, इधर से आई बटा 6 आया, आई बटा 3, इधर से आई बटा 3 आ रहा है, इधर से आई बटा 3 आ रहा है, इधर से आई बटा 3, तीनों जुड़ेंगे तो आई बन जाएगा। आप समझ में आया क्या? देखो मेरे को वो नियम नहीं आता, मेरे को पता है आपको नियम करवाया होगा, मैं जानता हूं वो नियम करा दिया होगा रवि जी ने 363 वाला 3 6 3, वो नियम नहीं है कोई फिजिक्स में, वो कोई नियम नहीं है, वो तो एक आप सवाल गलत ना करके हम इसलिए बता दिया होगा 3 6 और 3 363 याद रखना, बाकी वो कोई नियम नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा कोई नियम नहीं होता फिजिक्स में। 3 6 3 क्या होता है? बताओ समझ में आ गया क्या? अब देखो पहले बताओ ये समझ में आया क्या सभी को? मैसेज करो जल्दी से। चलो अब देखो, अब आप लूप ले लो, कौन सा लूप ले लो? कौन सा? ए बी सी डी, वापिस कौन सा? ए, तो लूप ले लो ए से बी, बी से सी, मतलब ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से क्या जाएंगे? ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ए जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से क्या होगा? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब मेरी बात सुनो, हमें ए से बी, बी से सी से डी, अब इसमें जाना, हमारा ये रास्ता है। अब देखो जब आप ए से बी जाओगे, ध्यान से समझ लेना रे मन लगा के, ए से बी जाओगे, जब इस प्रतिरोध में से जो धारा जा रही है वो आपकी दिशा में जा रही है, देखो आई बटा 3 आपकी दिशा में, तो आर के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान मतलब पॉजिटिव होगा, और विभवांतर कैसे निकालते हैं? V बराबर आई गुणा आर, यानी आई होनी चाहिए और आर होना चाहिए, तो आई तो ये आई बटा 3 गुणा में प्रतिरोध कितना है? आर, तो ये हो गया आर, किसका आएगा? प्लस का। उसके बाद जब यहां जाओगे बी से सी, तो फिर से आई बटा 6 आर में जो बह रही है वो आपकी दिशा में बह रही है, तो प्लस का क्या आ जाएगा? आई बटा 6 गुणा में क्या आ जाएगा? आर, ये भी प्लस में। सी से जब डी जाओगे तो आई बटा 3 फिर प्लस में आ गई, आई बटा 3 गुणा में क्या आ जाएगी बताओ? आर। यहां पहुंच गए, यहां तक कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां पर सेल मिला, ये सेल जो है इसका सबसे पहले कौन सा सिरा मिला? माइनस, तो माइनस का ई आ जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं कुछ नहीं है और ए पर पहुंच गए, तो कुल वोल्टेज किसके बराबर होती है? एक बंद परिपथ में 0 के, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा? आई आर बटा 3 प्लस आई आर बटा 6 प्लस आई आर बटा 3 बराबर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? ई। लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा 2 आई आर, 1 आई आर, और ये कितना आ जाएगा? 2 आई आर, किसके बराबर आ जाएगा? ई के, तो कितना हो जाएगा? 5 आई आर बटे 6 किसके बराबर आ गए? ई के, ई का मान किसके बराबर आ गया? 5 आई आर बटे 6 के। मान लिया मैंने कि इस पूरे परिपथ का, माना पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना है, आर इक्विवेलेंट। टोटल प्रतिरोध कितना है, आर इक्विवेलेंट। धारा आपको पता ही है कितनी बह रही है, आई। विभवांतर वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है, ई है। आपको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। यहां पर क्या होगा, E बराबर आई आर। आई V की जगह E, आई की जगह आई और आर की जगह आर इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखें टोटल के लिए, पूरे के लिए, E बराबर आई आर इक्विवेलेंट। इसलिए आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा ई अपॉन में आई के। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ई अपॉन में आई। ई का मान कितना, ये 5 आई आर/6 बट्टे में क्या आ जाएगा, आई। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 5 r/6। 5 r/6। अब देखो आपको पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या। तो तुल्य प्रतिरोध आता है 5 r/6। आपकी किताब में जो सवाल दिया है उसमें आर का मान दिया हुआ है, इस आर का मान है कितना, 1। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 5/6। इस ई का मान दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट। आई निकालनी है, पहले बताओ ये समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो पेपर में हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में हमें एक तो आर का मान दिया हुआ है कितना, 1 ओम, और ई का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। आप देखोगे ना चित्र में तो आपको दिया हुआ है ई का मान 10 और आर का मान 1। तो आर तुल्य क्या होगा, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 5 r/6 होता है। 5/6, आर का मान कितना है, 1। तो क्या आ जाएगा, 5/6 ओम आ गया। ई का मान 10 है, तो आई बराबर क्या होता है बताओ, E/R इक्विवेलेंट। ई का मान कितना दिया हुआ है, 10। आर का मान कितना है, 5/6। तो 10 × 6/5 आ जाएगा। 5 × 10, 6 × 12 एम्पियर आ गया। और ये आपका सवाल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इससे आसान तरीके से नहीं बता सकता कोई। आगे चलते हैं।
देखो एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 3.8, निकालो। अच्छे सवाल ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। सवाल बढ़िया ढूंढे, कम से कम कोई चीज आपको समझ तो आए। एग्जाम्पल नंबर 3.8 मिल गया होगा सभी को? पहले बताओ मिला क्या सभी को? तो ये डायग्राम देखो, इसमें दिया हुआ है I1, इसमें दिया है I2, इसमें दिया है IG, और पहले बताओ ये सवाल देख लिया सभी ने? अब देखो करना कैसे है, देखो इधर ये I2 है, ये I1 है, इधर I1 जाएगा, ये मैंने आपको बताया था प्रूफ करना। ये I1 गया, इसमें से IG निकल गया, तो ये कितना बचा? I1 माइनस IG, I1 माइनस IG गया, यहां से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये IG से IG कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ये मैंने मान लिया I है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? I के, क्योंकि I किस में बटी है? I किस में बटी है? I1 प्लस I2 में। इधर I1 गई तो इधर I2, I1 I2 जुड़ेंगे तो वापिस क्या बन जाएगी? I। पहले ये बताओ बैलेंस हुआ क्या? पहले ये बताओ ये डायग्राम समझ में आया क्या? डायग्राम समझ में आना चाहिए, जल्दी बताओ मैसेज। सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, सवाल नकली है बिल्कुल जमीन। आ जाओ फिर। अब देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले लूप ले लो। लूप कौन सा ले लो? देखो 3 लूप लेंगे। देखो कितने मान है? I1 है, I2 और IG है। एक चीज बताता हूं, अगर 3 धाराएं हो ना, जैसे I1 I2 IG, तो आपको पता है, मैथ के स्टूडेंट और कई भाइयों के नहीं भी पता, तो 2 अननोन वेरिएबल होते हैं ना, जैसे 2 मान ज्ञात करने होते हैं, तो 2 समीकरण से निकल जाते हैं। लेकिन अगर 3 हो ना, तो 3 समीकरणें चाहिए होती हैं। कितनी चाहिए होती है? 3। तो एक तो I1 है, एक I2 है, एक IG है, 3 चाहिए, तो 3 समीकरण, 3 लूप। देखो लूप सबसे पहले कौन सा ले लो? ABDA। एक तो ये वाला लूप बना लो पूरा, तो लिख दो ABDA। सोल्व नहीं करूंगा, खाली समीकरण बनाऊंगा ABDA में। तो A से B हमारी दिशा में देखो 100, तो ये आ जाएगा प्लस का 100 I1। हमारी दिशा में A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, हमारी दिशा में। उसके बाद यहां आ रहे हैं, प्रतिरोध कितना है गैल्वेनोमीटर का? G। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है? G। B से D जा रहे हो आप, और धारा भी IG नीचे जा रही है, तो प्लस का G का मान हमें दिया हुआ है। इस G का मान कितना दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का? 15 ओम। कितना दिया हुआ है G का मान? 15 ओम दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 15 IG। 15 IG। उसके बाद यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे। अब आप तो यूं जा रहे हो, धारा आ रही है उल्टी, तो ये हो जाएगा माइनस का 60 I2। ये आपकी समीकरण नंबर क्या हो जाएगी बताओ? और कुल किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है, तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ये समीकरण नंबर क्या आ गई? 1। अब आप लूप कौन सा ले लो? दूसरा। बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। लूप ले लो BCDB, दूसरा ये वाला लो। तो B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, और D से B। तो B से C जाओगे तो देखो B से C 100 है, और आपकी दिशा में है, तो ये हो जाएगा 100 I1 माइनस IG। उसके बाद यहां पहुंच के यहां आ रहे हो न्यू,
लेकिन I2 प्लस आई जी जा रहा है ऊपर, माइनस में आ जाएगा, -5 I2 प्लस आई जी। उसके बाद ऊपर जाओगे तो जी तो धारा आ रही है नीचे, आप जा रहे हो ऊपर, तो -15 आई जी किसके नंबर क्या होगी, 2। ये तो कर ही लोगे, 100 को I1 से गुणा कर दोगे, 100 को IG से, तो समीकरण बन जाएंगी। मतलब देखो समीकरण किसमें आ रही है, I1 I2 और IG में, I1 I2 और IG में। अब इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे ना तो I1 I2 तो निकाल लोगे, लेकिन अगर IG नहीं होता ना फिर तो सोल्व हो जाती, लेकिन IG है तो मतलब एक समीकरण और चाहिए होगी। तो एक लूप और लगा तो अपने क्या जाता है, तो एक बाहर वाला लूप ले लो, कौन सा, ADC, वापिस कौन सा, A, जो हमने पहले लिया था पिछले सवाल में। तो क्या हो जाएगा, ए से कहां चले जाओ आप, ए से डी चले जाओ, डी से कहां चले जाओ, डी से चले जाओ सी, सी से कहां चले जाओगे, सी से वापस कहां आ जाओ बताओ, एट से डी जाओगे तो 60 I2, 60 I2 प्लस का आएगा क्योंकि आपकी दिशा में अभी भी ये जो I2 प्लस आई जी है वो आपकी दिशा में जा रहे हैं क्योंकि आप डी से सी जा रहे हो। तो ये हो जाएगा +5 I2 प्लस आई जी। उसके बाद इधर आगे यहां से कुछ जाएंगे, कुछ नहीं, सेल मिलेगा। सेल किसमें है, ये माइनस में है क्योंकि माइनस पहले मिला, तो -10। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल समीकरण है। तो यहां से ये आपकी समीकरण नंबर क्या आ गई, इन तीनों को सोल्व कर लोगे, आपका I1 I2 और IG का मान आ जाएगा। देखो कितने आसान सवाल है, देखने में मुश्किल लग रहे हैं, केवीएल और केसीएल से सारे सवाल हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो ये बताओ आज क्लास आप सभी को कैसी लगी, आराम से करा देंगे, अपने को जल्दी नहीं है। और देखो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल का समय चल रहा है तो आप थोड़ा सा समझे। अगर मान लो जैसे कल शुक्रवार है, अगर मान लो कल प्रैक्टिकल में ज्यादा परेशान हो गए तो देखो ये मत समझना है कि क्लास नहीं हुई, काम करवा दूंगा मैं, अपने 2 क्लास का काम और बचा है, 2 क्लास का काम और बचा है, 2 क्लास का काम और बचा है। एक तो इस क्लास, इसके न्यूमेरिकल जो है अगली क्लास में, और उसके बाद अगली क्लास में, ठीक है ना, मतलब तो एक दो दो क्लास का काम और बचा है। तो वो आप चिंता मत करना कि सर करवाएंगे नहीं, मैंने आपको कहा है करवाऊंगा तो मैं 100% करवा दूंगा, निश्चिंत रहो उसमें। लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकल में ना हो पाए, संडे को क्लास जरूर लगेगी, संडे को क्लास जरूर लगेगी, कल तो लगेगी। देखो अगर कल थकावट बहुत ज्यादा होगी, प्रैक्टिकल है, अगर कल परेशान हुए तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको कि भाई आज क्लास नहीं हो पाएगी, बाकी अपने कर देंगे काम 2-3 दिनों के अंदर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखो ज्यादा मगजमारी होती है, ठीक है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, बाकी आपको काम करा देंगे, निश्चिंत रहो। तो समझ में आ रहा है सभी को। तो बाकी जो कल है वो कल करते हैं हम। ओके, थैंक्स क्लास सभी को, बाय। अभी पंकज कुमार पता नहीं है यार, कल किसका है, कल जाएंगे तब पता लगेगा।